तो गाइस हम लोगों का हाइबरनेट चल रहा था, ठीक है। एंड हाइबरनेट में हम लोगों ने अभी तक सिर्फ कनेक्शन किया हुआ था, ठीक है। लास्ट सेशन में हमने आपको कनेक्शन करके दिखाया था। एंड मैं आपको याद दिला दूं कि हम लोग हाइबरनेट के अंदर अभी फ़िलहाल तो जेपीए की इम्प्लीमेंटेशन, हाइबरनेट एक जेपीए की इम्प्लीमेंटेशन ही ऑब्वियसली, और हाइबरनेट की नेटिव एपीआई भी है। तो अभी हम जेपीए इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। एंड इन द लास्ट सेशन, ठीक है, जो भी हम लोग का लास्ट सेशन था उसके अंदर हम लोगों ने कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर लिया था। मतलब हम लोग का प्रॉपरली कनेक्शन हो गया था। आज हम लोग का डे 3 है ना, मैं लिख देता हूँ डे 3। तो कनेक्शन भी हम लोग का प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो गया था। कनेक्शन में हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें एक पूल ऑफ कनेक्शन मिलता है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात कर लेंगे, ठीक है। एक पूल ऑफ ऑब्जेक्ट मिलता है, मतलब पूल ऑफ कनेक्शन मिलता है, 20 कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। एंड इसका बेनिफिट ये हो जाता है कि इन 20 कनेक्शन ऑब्जेक्ट में से हाइबरनेट एक कनेक्शन को पिक करता है, ठीक है। स्क्रैच से कनेक्शन क्रिएट नहीं करना पड़ता है, इसलिए एफिशिएंसी यहाँ इंक्रीज़ होती है। एंड कनेक्शन यूज़ होने के बाद कनेक्शन को वापस से पूल में रख दिया जाता है। तो 20 रेडीमेड कनेक्शंस मिल जाते हैं प्रोडक्शन में, ठीक है। रियल टाइम एप्लीकेशन में ये डिफ़ॉल्ट कनेक्शन पूलिंग नहीं चलती है, ठीक है। तो उसके लिए हम थर्ड पार्टी कनेक्शन पूलिंग के पास जाते हैं, हिकारी सीपी वगैरह के पास, ठीक है। तो ये तो हो गई बात भाई जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया था, कनेक्शन तक बात हो गई थी। अब कनेक्शन इस्टेब्लिश, जब हम कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर रहे थे, ठीक है, तो हमने किस तरीके से किया था भाई? कनेक्शन को इस्टेब्लिश हमने किया था एक्सएमएल अप्रोच से। एक्सएमएल अप्रोच का यूज़ किया था हम लोगों ने, ठीक है, एक्सएमएल अप्रोच। और इस एक्सएमएल अप्रोच में हमने ये देखा था कि हाइबरनेट की वर्किंग कैसे होती है। हाइबरनेट बेसिकली क्या करता है? हाइबरनेट बेसिकली मेटा आईएनएफ, ठीक है, मेटा हाइबरनेट की जेपीए की बात कर रहा हूँ, है ना। हाइबरनेट की जो नेटिव एपीआई उसमें मेटा केटा नहीं बनाना पड़ता है ना। ये हाइबरनेट की जेपीए इम्प्लीमेंटेशन है। हमको तो मतलब नेटिव बहुत सही लगता है भाई, नेटिव में तो ज़्यादा झमेला नहीं है। लेकिन जेपीए इम्प्लीमेंटेशन चूँकि पोर्टेबल है इसलिए ये ज़्यादा फेमस भी है। तो एक्सएमएल अप्रोच में जो मेटा आईएनएफ फोल्डर है इसके अंदर परसिस्टेंस डॉट एक्सएमएल में सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी थी। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या लिखी थी भाई? कॉन्फ़िगरेशन ये लिखी थी हमने परसिस्टेंस डॉट एक्सएमएल में, ये लिखा था, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है यार। अब थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जो लोग बिल्कुल नए हैं भाई जावा में, उनको मतलब कैसा फील हो रहा है? निज़ाम जी बताइए, कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, हो रहा है सब इम्प्लीमेंट वगैरह? हाँ सर। हो रहा है ना? क्योंकि भाई जो लोग नए हैं उनको शुरुआत में थोड़ा सा लगता है कि हाँ बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे ना जब आप प्रैक्टिस बस करते हैं। सर ये सर यही है कि एक लेक्चर को 2-3 बार देखना पड़ रहा है। हाँ हाँ, बस वही एक है। बाकी तो ऐसा कहीं नहीं होगा कि आप अटक जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में सब आएगा, बस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, और वो धीरे धीरे वो चीज़ें यूज टू हो जाती। तो ये हम लोगों ने भाई कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, ठीक है, ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन थी। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने क्या जिक्र किया है? इस कॉन्फ़िगरेशन में हमने बताया है कि भाई हम जेपीए को यूज़ कर रहे हैं, जावा एक्स परसिस्टेंस। हमने बताया है कि हम जेडीबीसी का यूआरएल है ना, मतलब जो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी हमें करना है उसका यूआरएल, उसका यूज़र नेम है ना, उसका पासवर्ड एंड ड्राइवर, ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे ये नहीं बताया है कि इम्प्लीमेंटेशन कौन सी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताया है। तो इम्प्लीमेंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा? बाय डिफ़ॉल्ट जो है, बाय डिफ़ॉल्ट क्लास पाथ पे जा करके
क्लास पाथ पे जा करके जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उसको यूज़ कर लिया जाएगा। हमारे क्लास पाथ पे हमारे पास कौन सा जार अवेलेबल है? हाइबरनेट का। तो हमारे पास चूंकि हाइबरनेट का जार अवेलेबल है तो हमारा जो भी कनेक्शन होगा वो यूजिंग हाइबरनेट होगा। आप क्या सोचते हैं कि ये जो कोड है क्या ये सिर्फ हाइबरनेट में मिलेगा या ये जेपीए की किसी भी इम्प्लीमेंटेशन में मिलेगा? ये सभी में। बहुत नॉइज है भैया आपके साइड, तो मशीन वशीन चल रही है क्या पीछे, क्या है? ये जो क्लासेस हैं, ये जो इंटरफेसेस हैं, ये तो भाई ये तो जेपीए का पार्ट है ना? यस सर। तो ये तो जेपीए का पार्ट है, ये तो कहीं भी मिलेगा, चाहे इक्लिप्स लिंक यूज़ करो, चाहे कोई भी जेपीए की इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करो, चाहे हाइबरनेट यूज़ करो। सो एक्चुअली आपके पास जो भाई जार होगा, ठीक है, अगर हाइबरनेट है तो यहाँ पे हाइबरनेट की इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, एंड हाइबरनेट सारी चीज़ें परफॉर्म करेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपके पास भाई मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन मौजूद होती हैं, आपके पास कई सारी इम्प्लीमेंटेशन मौजूद होती हैं। हो सकता है कि आप, ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा और रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में आए, ऐसा भी हो सकता है कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में 3 मॉड्यूल हैं, होते हैं बहुत सारे मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान समझना बिल्कुल। आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें मान लो 3 मॉड्यूल है, एक ये हो गया, एक दूसरा, या एक काम करें यार, इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर लें हम, दूसरा एंड तीसरा, 3 मॉड्यूल हैं आपके पास, ठीक है, ये 3 मॉड्यूल। अब ये जो मॉड्यूल 1 कौन सा है? मान लो ये प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया, जिसमें हम प्रोडक्ट पे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, प्रोडक्ट ऐड करना, डिलीट, अपडेट। ये हो गया पेमेंट वाला, जिसमें हम पेमेंट वगैरह लेन देन करेंगे, उसका कोड इस मॉड्यूल में होगा। तीसरा मान लो कि फीडबैक सर्विसेज हो गई, ठीक है, फीडबैक कि भाई क्या यूज़र को प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, जो भी है ये सब। अब ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट की जितनी भी डिटेल्स है, ठीक है, वो आप डालना चाहते हो ओरेकल में, ठीक है, पेमेंट की जितनी भी डिटेल है वो आप डालना चाहते हो मान लो MySQL में, ठीक है, एंड फीडबैक की जितनी डिटेल्स है मान लो वो आपने डालना चाहते हो DB2 में। तो आपके पास भाई मल्टीपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जिनको आप यूज़ कर रहे हो फॉर डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स, एंड माइक्रो सर्विसेज में ऐसा ही होता है, ठीक है। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर आप पढ़ोगे तो उसमें भाई डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट यूज़ होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत कॉमन चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत कॉमन है ये सब एंटरप्राइज में। सो इस तरीके से हो रहा है। अब ये भी हो सकता है कि प्रोडक्ट का जो काम हो रहा है, जो डेटाबेस से इंटरेक्शन का काम हो रहा है, वो जेपीए को यूज़ करके हो रहा है, बट जेपीए की कौन सी इम्प्लीमेंटेशन? मान लो हाइबरनेट। पेमेंट का जो काम हो रहा है वो भी जेपीए से हो रहा है, बट इम्प्लीमेंटेशन यूज़ कर रहा है हाइबरनेट। बट फीडबैक का भी काम जेपीए से हो रहा है, बट इम्प्लीमेंटेशन यूज़ कर रहा है एक्लिप्स लिंक। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि आपके प्रोजेक्ट में फिर, अगर मान लो ये मोनोलिथिक प्रोजेक्ट है, एक ही कंटेनराइज प्रोजेक्ट है, अभी डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट मान लो नहीं है, अगर एक ही प्रोजेक्ट है ये, तो एक ही प्रोजेक्ट में आपको हाइबरनेट भी यूज़ करना है और आपको साथ में इक्लिप्स लिंक भी यूज़ करना है। इसका मतलब कि आपके पास दोनों जार्स मौजूद होना चाहिए, आपको एक हाइबरनेट का भी जार मौजूद होना चाहिए और आपके पास एक इक्लिप्स लिंक का भी जार मौजूद होना चाहिए, मतलब इम्प्लीमेंटेशन जार बोले तो होनी चाहिए। तो अब जब और साथ में आपको भाई कॉन्फ़िगरेशन भी, जैसे आपका जो persistence.xml है, आपने चलो जार डाउनलोड करके लाइब्रेरी बना के रख दिया, लेकिन persistence.xml वो कनेक्शन किससे करेगा भाई? सवाल ये है। persistence.xml, क्योंकि हाइबरनेट जब कनेक्शन के लिए जाएगा ऑटोमेटिकली मेटा इनएफ के persistence.xml में, तो फिर persistence.xml में भी
मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मुझे तीनों का कनेक्शन अलग अलग देना पड़ेगा या कॉमन कनेक्शन से काम हो जाएगा? अलग अलग देना। अलग अलग देना पड़ेगा ना, तीनों का कॉमन हो ही नहीं सकता भाई, तीनों कॉमन हो ही नहीं, पोर्ट अलग होगा। ठीक है, पोर्ट अलग होगा, इसके ड्राइवर्स अलग होंगे, तो इसका मतलब कि भाई तीनों तो persistence डॉट एक्सएमएल में एंट्री मारेंगे, बट persistence डॉट एक्सएमएल में अब मुझे दो चीज़ें और बतानी पड़ेगी। ये बतानी पड़ेगी भाई कि आप कनेक्शन किससे कर रहे हो, मतलब कनेक्शन विथ, ये बताना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ बतानी पड़ेगी कि इम्प्लीमेंटेशन मीन्स प्रोवाइडर कौन है, तब जा कर के हाइबरनेट को समझ में आएगा कि मेरे को किस डेटाबेस से यूजिंग विच इम्प्लीमेंटेशन कनेक्ट होना है। दो चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन हुई, तो वो कैसे आप बताओगे? सिंपल सा भाई, सिंपल सा। आप क्या करेंगे, आपको भाई मान लो एक परसिस्टेंस यूनिट है ना, आप यहाँ पे मल्टीपल परसिस्टेंस यूनिट बना करके अलग अलग नाम दे सकते हो। इसका नाम मान लो माइकॉन 1 दे दिया, माइकॉन 2 दे दिया, माइकॉन 3 दे दिया। एक में माइस्क्वेल की कनेक्टिविटी डिटेल रख दो, एक में ओरेकल की रख दो, और जिसकी ज़रूरत जहाँ पे है वहाँ कॉल कर लेना, इस तरीके से। तो जैसे कि यहाँ पे हमने माइकॉन 1 कर दिया, इसका मतलब मैं माइस्क्वेल से कर रहा हूँ, 2 कर दिया मैं तो ओरेकल से कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप persistence डॉट एक्सएमएल में ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कनेक्टिविटी कौन से persistence यूनिट टैग के थ्रू करनी है, मतलब कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू करनी है। पहली चीज़, अगर आप कोई पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं, मान लो मैं माइकॉन 1 यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल के, माइकॉन 1, ठीक है, तो माइकॉन 1 जब यूज़ होगा तो जेपीए की कौन सी इम्प्लीमेंटेशन यूज़ होगी, फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको ये भी बताना है। तो उसके लिए, क्योंकि भाई आपके पास यहाँ पे हाइबरनेट की भी लाइब्रेरी है, आपके पास इक्लिप्स लिंक की भी है, और भी जो प्रोवाइडर्स हैं उनकी भी है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? तो यहाँ पे एक टैग आपको मिल जाता है, प्रोवाइडर। प्रोवाइडर टैग, प्रोवाइडर टैग में आपको अपने सिंपल सी इम्प्लीमेंटेशन बता देनी। हाइबरनेट की क्या होती है, ओ आर जी डॉट हाइबरनेट डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट परसिस्टेंस प्रोवाइडर, हाइबरनेट परसिस्टेंस प्रोवाइडर, स्पेलिंग सही ना, हाइबरनेट बस ये हो गया सिंपल। तो इसी तरह सबके अपने अपने प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है, वो आप सीधे यहाँ पे दे दोगे, काम आपका हो जाएगा। इस चीज़ को अगर मैं परसिस्टेंस प्रोवाइडर को सर्च कर लूँ, अगर कंट्रोल शिफ्ट टी करके, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो हाइबरनेट परसिस्टेंस प्रोवाइडर क्लास है, आप इसको क्लिक करो एंड यहाँ से ये चीज़ कॉपी करके भी डाल सकते हो इस तरीके से। ठीक है, मतलब ये एक तरह का अब एक हाइबरनेट परसिस्टेंस प्रोवाइडर क्लास है। ठीक है, इस एक पैकेज में होता है, वो आपको फुली क्वालिफाइड नेम देना होता है, जिससे पता चलता है कि हाँ भाई ये प्रोवाइडर हम यूज़ करने वाले हैं फॉर कनेक्टिविटी। मीन्स ये इंश्योर हो गया कि हम हाइबरनेट की इम्प्लीमेंटेशन यूज़ कर रहे हैं, मतलब हाइबरनेट एज ए इम्प्लीमेंटेशन यूज़ कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आया जो मैंने यहाँ बताया आप लोग को? ठीक है, यस सर। है ना? तो इस तरह से परसिस्टेंस यूनिट टैग अलग करके प्रोवाइडर दे करके आप डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस से डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइडर्स के थ्रू आप कनेक्टिविटी कर सकते हो। चलो, ये तो मामला हो गया भाई कनेक्टिविटी का। अब कनेक्टिविटी के बाद जो हम सबसे पहले समझते हैं या सीखते हैं वो होता है भाई क्रिड ऑपरेशन। ठीक है, आज मेनली हमें यही करना है भाई। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है क्रिड ऑपरेशन। ठीक है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। अब क्रिड ऑपरेशन में भी भाई दो तरीके से चीज़ें परफॉर्म होती हैं, ये भी जान लो। एक तो ऐसा होता है कि भाई जिसमें हम सिंगल रो पे काम करते हैं, सिंगल रो ऑपरेशन। सिंगल रो ऑपरेशन का मतलब हो गया कि मान लो आपको एक ही कोई
डेटा इंसर्ट करना है, एक डेटा मतलब आपको एक एम्प्लॉय का डेटा इंसर्ट करना है, आपको 100 एम्प्लॉय नहीं इंसर्ट करना है, एक इंसर्ट करना है, या आपको एक एम्प्लॉय डिलीट करना है, या एक अपडेट करना है, या सिर्फ एक ही रीड करना है। जब भी हम एक एम्प्लॉय या फिर मैं बोलूँ कि एक डेटा पे जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो किसके थ्रू होगा? प्राइमरी की के थ्रू। मतलब जैसे मैं बोलूँ कि भाई मेरे को प्राइमरी की मान लो है EID टेबल में, तो मैं बोलूँ कि 151 का डेटा निकालो, तो 151 प्राइमरी की का मल्टीपल रोज होंगे या पक्का एक ही होगा? सिंगल सिंगल, सिंगल है ना? तो सिंगल रो ऑपरेशन पहले, मतलब दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। सिंगल रो ऑपरेशन पहले हम सीखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग सिंपल हम लोग प्राइमरी की के बेस पे डेटा पे मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। दूसरा होता है हमारा बल्क रो ऑपरेशन, जो अभी हम नहीं देखने वाले, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। बल्क रो ऑपरेशन, ठीक है, बल्क रो ऑपरेशन ये हम लोग लेटर देखेंगे, लेटर ऑन, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। सिंगल रो ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ सिंगल रो ऑपरेशन, ठीक है, सिंगल रो ऑपरेशन। सिंगल रो अगर ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है तो सबसे पहले आपको कनेक्शन करना होगा। कनेक्शन करने के बाद आपको मैपिंग करनी होगी, तब जाके आप डेटाबेस से इंटरेक्ट कर पाओगे, डेटा वेटा इंसर्ट रीड वगैरह कर पाओगे। तो ये सारे जो भी काम होते हैं, कनेक्शन प्लस मैपिंग, दो मेन चीज़ें होती हैं यहाँ पे। एक तो होती है कनेक्शन, एक होता है आपका कनेक्शन जो हम लोग देख चुके हैं, प्लस मैपिंग जो कि आपके लिए अभी नहीं होगी मैपिंग। और एक कनेक्शन और मैपिंग ये टुगेदर तीन तरीके से किया जा सकता है। एक है कि हम लोग कर लें प्योर एक्सएमएल फॉर्म से, मतलब प्योर एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। कॉन्फ़िगरेशन, एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन में जाहिर सी बात है एक्सएमएल फाइल आती है। बहुत लोग मार्केट में ये सोचते हैं कि एक्सएमएल भाई डेप्रिकेटेड है, एक्सएमएल यूजलेस है, एक्सएमएल बहुत ही पुराना अप्रोच है। बट मैं आपको बता दूं कि इट इज़ नॉट डेप्रिकेटेड। यस, इसके अंदर ये ज़रूर है, इस बारे में कोई शक नहीं है कि एक एक्स्ट्रा फाइल को आपको हैंडल करना पड़ता है, एक्स्ट्रा टैग्स के साथ आपको वर्किंग करना पड़ता है। बट स्टिल कोई भी टेक्नोलॉजी, स्प्रिंग बूट ले लो, स्प्रिंग माइक्रो सर्विसेज ले लो, या फिर स्प्रिंग क्लाउड ले लो, या फिर स्प्रिंग रेस्ट एपीआई ले लो, मतलब कहीं भी एक्सएमएल को डेप्रिकेट नहीं किया गया है। लेकिन आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, एक ऐसा माइंडसेट आप लोग को नहीं लगता मार्केट में बनाया जा रहा है कि एक्सएमएल बेकार है? हम्म? हाँ सर। है ना, मार्केट में एक ऐसा इमेज बनाई जा रही है। मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्सएमएल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, लाइन ऑफ कोड थोड़ा सा इंक्रीज होता है, एक्स्ट्रा फाइल आती है। तो जनरली ना पढ़ाने से बचने के लिए इसको साइड कर दिया जाता है। अरे छोड़ो यार, एग्जाम्पल डायरेक्ट एनोटेशन पढ़ाओ, एनोटेशन में क्या है, एक ठप्पा लगाओ काम हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक्सएमएल का बहुत यूज़ है। एक आपको सिंपल यूज़ बताते हैं। आपके पास 40 क्लासेस हैं, ठीक है, जो लोग थोड़ा बहुत पहले से पढ़े हुए तो एक बार में समझ जाएंगे, जो नए हैं थोड़ा समझने की कोशिश करना। 40 क्लास आपके पास है, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये 40वीं क्लास, ठीक है, एक दो एंड ये 40। अब हर एक 40 क्लास में हमें कुछ कन्फिग्रेशन करना है, हर एक 40 क्लास में कुछ कन्फिग्रेशन करना है। तो जो एनोटेशन अप्रोच होता है वो क्लास के अंदर ही जाके हम उसमें एनोटेशन लगाते हैं, ऐसे ऐसे। इसका मतलब कि हमने कॉन्फ़िगरेशन कितनी क्लासेस में की? 40 क्लासेस में, है ना। मेरी कॉन्फ़िगरेशन 40 क्लासेस में है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि भाई कॉन्फ़िगरेशन क्विकली हो गई। कैसी कॉन्फ़िगरेशन में बोल रहा हूँ आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन होती है मैपिंग की। अब 40 क्लास में हमने कॉन्फ़िगरेशन करके रखी हुई है,
अब इसका प्रॉब्लम ये है कि आपको अगर कोई चीज़ अपडेट करनी ना, तो आपके पास 40 कॉन्फ़िगरेशंस फाइल हैं। चीज़ें डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। अगर आपको मैं बोलूँ कि नहीं यार ऐसा करो कि इस 40 की कॉन्फ़िगरेशन आपको एक ही प्लेस पे करनी है, तो वही तो है एक्सएमएल। एक्सएमएल वही है। एक्सएमएल में हम क्या करते हैं, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को एक प्लेस में, एक जगह बिल्कुल सोर्स कोड से हट करके की वैल्यू पेयर में सिंपल लैंग्वेज एग्नोस्टिक फॉर्म में हम किसी भी टेक्नोलॉजी की कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। आपने देखा सॉलिड में भी था एक्सएमएल फाइल, हमने सॉलिड की भी कॉन्फ़िगरेशन उसमें ऑटोमेटिक राइट होती थी। आप हाइबरनेट में भी देख रहे हो एक्सएमएल है, आप स्प्रिंग में भी देखोगे एक्सएमएल आएगा। तो एक्सएमएल लैंग्वेज एग्नोस्टिक है, जिसमें की वैल्यू पेयर में सिंपल टैग्स एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में हम कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं, और वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी डिसेंट्रलाइज्ड होती है, एक ही प्लेस पे होती है। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड करना हो गया। अगर आपको डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत हो गई आपके अपने कॉन्फ़िगरेशन को, कि आप एक ही फाइल खोलें और आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकें, तो वो एक्सएमएल से ही पॉसिबल है, एनोटेशन से नहीं होगा। 40 क्लास की कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल से एक ही जगह से ऑपरेट की जा सकती है, लेकिन एनोटेशन से आपको हर एक क्लास में घुसना पड़ेगा। फिर जिस क्लास की कॉन्फ़िगरेशन उसमें घुसो। बट यहाँ ये ज़रूर है कि एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्स होता है, बस ये है। बाकी इसको डेप्रिकेट नहीं किया है। तो यूज़ केस की बात है, अगर आपको सेंट्रलाइज करना है सारे कॉन्फ़िगरेशन को, तो यूज़ एक्सएमएल। आपको क्विक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो यूज़ प्योर जावा अप्रोच, दैट इज़ योर एनोटेशन। तो 3 अप्रोच होते हैं प्योर एक्सएमएल। अभी आपको समझ में आएगा जो मैं चीज़ें बताया हूँ। अगर आप बहुत लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, तो वो अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो 3 तरीके से बेसिकली काम किया जाता है सिंगल रो ऑपरेशन में। एक तो है कि प्योर एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन किया जाए, दूसरा है कि हाइब्रिड पे जाया जाए। ये ज़्यादा यूज़ होता है हाइब्रिड वाला। हाइब्रिड में हम क्या करते हैं कि जो सेटिंग्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, सेटिंग्स मतलब कि डेटाबेस यूआरएल, यूज़र नेम, पासवर्ड, इनसे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, उनको भाई सेंट्रलाइज कर दिया जाता है, और कुछ मैपिंग्स वगैरह हो गई उनको जावा में किया जाता है। मतलब इसमें हाइब्रिड अप्रोच में एक्सएमएल प्लस एनोटेशन। एनोटेशन जब भी मैं बोलूँ समझ लो ये जावा है ना, एनोटेशन। तो हाइब्रिड अप्रोच में एक्सएमएल प्लस एनोटेशन दोनों यूज़ किया जाता है, और ये भी एक अच्छा तरीका है। मतलब ये ज़्यादा रिकमेंडेड अप्रोच है। हालांकि मैं फिर बता दूं कि ऐसा नहीं कि ये गलत है या ये गलत है या सही है, कोई भी सही गलत नहीं है ना। यूज़ केस पे हो सकता है ये गलत हो जाए ये सही हो जाए, आपके यूज़ केस पे डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको हाइब्रिड में मिलती है। ठीक है। एंड तीसरी चीज़ जो होती है वो होता है भाई एकदम एनोटेशन ओनली, प्योर जावा अप्रोच जिसको बोलते हैं, नो एक्सएमएल। नो एक्सएमएल बोल लो या प्योर जावा बोल लो, प्योर जावा अप्रोच, जिसमें नो एक्सएमएल, एक्सएमएल ही नहीं बनाएंगे हम। बिना एक्सएमएल फाइल बनाए ही हम कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देंगे, और हमारा सारा मैपिंग भी हो जाएगा, डेटा इंसर्ट, रीड, अपडेट, डिलीट सब हो जाएगा। ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं, एंड मार्केट में इस वाले तरीके की बहुत मार्केटिंग है भाई, लेकिन ये भी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है। और देखा जाए तो एक्सएमएल को स्किप नहीं करना चाहिए। एक्सएमएल की अगर अंडरस्टैंडिंग, एक्सएमएल के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन आप अगर करना जान गए, तो एनोटेशन में आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं प्योर एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, मैं हेडिंग डाल देता हूँ फर्स्ट, प्योर एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब हम 2 चीज़ें करने वाले हैं, एक कनेक्शन प्लस दूसरी मैपिंग। ठीक है, ये 2 काम करने वाले हैं। तो चलो इसको तो हम सीधे यहाँ पे क्या ही लिखें, अब यहाँ पे फालतू कोड लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा अपना, क्योंकि दोबारा यहाँ लिखना ही है। तो सीधे हम आते हैं यहाँ पे और एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। हाइबरनेट डे 2 को ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, डे 3 बना लेता हूँ। ठीक, ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया। अब चूंकि हम प्योरली
XML से कर रहे हैं तो हमारे पास भाई persistence.xml है, ठीक है, बढ़िया है। प्रोवाइडर हमने दे दिया है, लॉन्च भी है। एक बार हम राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करके चेक कर लेते हैं कनेक्शन हो रहा है। बिल्कुल कनेक्शन हो रहा है, बढ़िया है। ये मैंने पुराना ही कोड भी मेरा है। अब आपको करना क्या है भाई, आपको एक डेटा इंसर्ट करना है, मतलब आपको CRUD ऑपरेशन करना है, जिसमें सबसे पहले हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सबसे पहली बात है कि भाई कहाँ इंसर्ट करोगे भाई, कोई डेटाबेस होना चाहिए। तो persistence.xml में हमने जो कनेक्शन किया है वो सिर्फ पोर्ट नंबर दिया है, डेटाबेस नहीं दिया है। तो आइए एक बार हम अपना क्या करते हैं, MySQL वर्कबेंच ओपन करते हैं। वर्कबेंच, अब पहले डेटाबेस बना लेते हैं, ठीक है। पासवर्ड मेरा रूट ही है, ठीक है। और देन यहाँ पे JDBC टेस्ट, ठीक है। एक काम करते हैं, एक डेटाबेस बनाते हैं हम यहाँ पे, ये स्कीमा पे आओ और एक HBN नाम का बना देते हैं, अप्लाई, ठीक है, फिनिश। तो HBN बन गया हमारा। अब इसी के अंदर टेबल वेबल्स हमारे बनेंगे और इसी में, इसी डेटाबेस में हम डेटा इंसर्ट करने वाले हैं। अब हाइबरनेट भाई कैसे इंसर्ट करता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लो आप। हाइबरनेट काम कैसे करता है भाई, हाइबरनेट को सबसे पहले चाहिए कनेक्शन। सबसे पहले भाई कनेक्शन तो मैंडेटरी है, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको चाहिए मैपिंग। मैपिंग का क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा समझ लेते हैं। कनेक्शन तो आप समझते हो, मैपिंग को समझो। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मान लो इंसर्ट करना है ID, नेम, एड्रेस, सैलरी, ये आपको इंसर्ट करना। ये भाई आपका एम्प्लॉय का डेटा है। ये आपने यूज़र इनपुट ले लिया या फिर क्लाइंट से मंगा लिया, कोई व्यू से आ गया, कहीं से भी आपके पास ये 4 डेटा आ गया, आपको इसी को इंसर्ट कराना है। तो हाइबरनेट चूंकि एक ORM टूल है, ठीक है, हाइबरनेट अपने अंदर एक ORM टूल को रखता है। तो हाइबरनेट ये बोलता है कि देखो भाई साहब, तुमको लो लेवल SQL स्टेटमेंट लिख करके डेटाबेस को हिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका डेटाबेस है, तुम तो क्या करो कि तुम बस एक एक ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा डाल दो, एक ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा डाल दो, उस ऑब्जेक्ट से हम निकाल करके डेटाबेस में डाल देंगे। तो इसी को बोलते हैं ना ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। तो हमारा काम क्या रहेगा कि हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, और ऑब्जेक्ट तब क्रिएट होगी जब क्लास क्रिएट करेंगे। तो एक क्लास क्रिएट करें, देन हम उसका ऑब्जेक्ट बना के अपना सारा डेटा उसमें डाल दें। मतलब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे इनकैप्सुलेशन का एक पार्ट आएगा, डेटा बाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने डेटा को बाइंड कर देंगे। तो यहाँ पे डेटा बाइंड करने के लिए यहाँ पे भाई फील्ड्स होनी चाहिए, यहाँ पे भी ID, नेम, ठीक है, एड्रेस एंड सैलरी फील्ड्स होंगी, इनमें हम डेटा को बाइंड कर देंगे। और देन हम क्या करेंगे, देन हम इसी की एक अलग से कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। उस कॉन्फ़िगरेशन में हम ये बताएंगे, इसी की एक अलग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। उस कॉन्फ़िगरेशन में हम बस इतना बात बता देंगे कि कि इस ऑब्जेक्ट, मान लो इसका नाम एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय क्लास है, तो बस इतना बता देंगे कि भाई देखो, जो एम्प्लॉय क्लास या एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का डेटा है उसको तुम्हें किस टेबल में डालना है, पहली चीज़ ये बता देंगे। कॉन्फ़िगरेशन में पहले से लिख देंगे कि एम्प्लॉय क्लास का डेटा इस टेबल में ही जाएगा। दूसरा हम बता देंगे एम्प्लॉय क्लास के अंदर ID इस टेबल के ID या किसी कॉलम का नाम दे देंगे, उसी कॉलम में जाएगी। इस तरीके से सो ऑन सबकी मैपिंग कर देंगे। तो इसी को हम बोलते हैं मैपिंग, है ना। तो ये मैपिंग हमें करना है और ये ऑब्जेक्ट हमें बनाना है। हम अपना डेटा ऑब्जेक्ट में जाएंगे, हाइबरनेट मैपिंग की मदद से ये समझ जाएगा कि इसमें सेट हुआ डेटा कौन से टेबल में डालना है और उस टेबल के किस कॉलम में किस फील्ड का डेटा डालना है। 4 फील्ड है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 4 कॉलम होंगे, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ना कि ID वाला किस में डालना है, नेम वाला किस में डालना है, क्योंकि
आपके फील्ड के नेम और आपके कॉलम्स के नाम अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ फील्ड का नाम ABCD है तो यहाँ PQRS भी हो सकता है। तो अब A का P में जाएगा कि Q में जाएगा कि किस में जाएगा, तो वो मैपिंग से हाइबरनेट देख करके आपका डेटा इंसर्ट कर देगा। यही हमें सीखना है। तो आइए हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं इसको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन तो हो गया। देन हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मैं SRC पे राइट क्लिक करके एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। इसका नाम रख देता हूँ मैं एम्प्लॉय। और ये बेसिकली एक मॉडल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। हाइबरनेट में या मैं बोलूँ कि JPA में इसको हम लोग एंटिटी बोलते हैं, ठीक है, एंटिटी। तो मैंने इसका पैकेज का नाम दे दिया com.manap.entity, ठीक है, और एम्प्लॉय नाम दे दिया इसका। तो ये मेरी एंटिटी क्लास हो गई। एंटिटी क्लास का पर्पस होता है डेटाबेस से इंटरेक्शन करवाना। ध्यान रखना, चाहे स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो डेटाबेस इंटीग्रेशन से रिलेटेड, एंटिटी का माना यही होता है कि एंटिटी क्लास रिस्पॉन्सिबल होती है डेटाबेस इंटरेक्शन के लिए। एंटिटी का जैसे DTO रिस्पॉन्सिबल होती है एक जगह से दूसरी जगह डेटा ले जाने के लिए, कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबल है भाई डेटा को क्लाइंट से एक्सेप्ट करने के लिए, उसी तरह एक एंटिटी का भी अपना रोल है। इसका काम है डेटाबेस से इंटरेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंटिटी में अपनी अपनी डेटा को भाई बाइंड कराएंगे। बाइंड करने के लिए मेरे पास होना चाहिए भाई सारे फील्ड्स। प्राइवेट इंट EID मैं सारे बना लेता हूँ, ठीक है। एक मिनट यार, थोड़ा सा माइक सेट करें अपना। प्राइवेट इंट EID, आवाज़ आ रही ना आप लोग को? यस सर। हाँ ठीक है। प्राइवेट स्ट्रिंग ई एड्रेस, ठीक है, एंड प्राइवेट इंट ई सैलरी, ये हो गया आपका। एंड देन यहाँ पे आप ज़ीरो पैरामीटराइज, अच्छा ज़ीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए। इसका गेम में आपको आगे दिखाऊंगा, अभी बना दूंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा क्यों है इसका पर्पस। मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ क्योंकि इसके थ्रू मैं डेटा इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड देन मेरे को ज़रूरत पड़ेगी अपडेट करने की तो गेटर सेटर लगा लेंगे। ये तो भाई यूज़ पे है, यूज़ पड़ा तो ठीक है। डेटा को प्रिंट करने के लिए मैं एक बार में टू स्ट्रिंग से ही कर लूँगा, ठीक है। तो ये हो गया, इतनी चीज़ें आपने बना दिया। अब ये ठीक है, डन है यहाँ पे काम। अब लॉन्च क्लास में आपने यहाँ पे क्या किया है भाई, यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया, एंटिटी मैनेजर मिल गया। अब यहाँ पे भाई आपको चाहिए डेटा, ठीक है। डेटा क्या करें, स्कैनर से ले लें या डायरेक्ट ले लें? सर डायरेक्टली स्कैनर तो यूज ही नहीं होता। है ना, डायरेक्ट ही ले लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट, लेकिन यार फिर डिफरेंट डिफरेंट डेटा चेक करना होगा हमें। चलो डायरेक्ट ले लेते हैं, हटाओ। इंट EID इज इक्वल टू 11 स्ट्रिंग, आप ले लेना भाई स्कैनर से, ठीक है। राजू, ठीक है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग ई एड्रेस इज इक्वल टू कुछ भी एड्रेस, एंड इंट ई सैलरी इज इक्वल टू 1000। ये आपके पास डेटा हो गया जो कि कहीं से आ रहा होगा। आप लेट कर लें कि ये डेटा कहीं से आ रहा होगा, स्कैनर वगैरह या जहाँ से भी आ रहा हो, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, सिंपली क्या करना है भाई, ये डेटा आपके पास आ गया फ्रॉम क्लाइंट। देन आपका काम बस इतना है कि इस डेटा को अपने आप एंटिटी ऑब्जेक्ट में बाइंड करें। ORM यही बोलता है कि भाई तुम ऑब्जेक्ट में डालो, बाकी हम मैपिंग कर देंगे, ठीक है। तो न्यू एम्प्लॉय से कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हुए मैंने सारे डेटा को डाल दिया अंदर, ठीक है। इन सारे डेटा को जैसे ही हमने भाई अंदर बाइंड किया, अब हम एंटिटी मैनेजर, हमने क्या बताया था कि भाई एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री एक हेवी वेट ऑब्जेक्ट है जो सारी चीज़ें आपको रेडी करके देता है। पूल रेडी करेगा, इंटरनली कनेक्शंस वगैरह रेडी करेगा, ठीक है। एंड आपको एक एक मैनेजर ऑब्जेक्ट भी प्रोवाइड करेगा, एक मतलब काम करने वाला बंदा भी प्रोवाइड करेगा जो एंटिटी मैनेजर है, जिसके थ्रू आप DB से इंटरेक्ट करोगे।
तो एंटिटी मैनेजर का एक मेथड मिलेगा, एंटिटी मैनेजर डॉट परसिस्ट, एंड परसिस्ट में आप अपने ऑब्जेक्ट को डाल देंगे, दैट्स इट, डन। बस इतना ही करना है आपको, इतना ही करना है। अब हाइबरनेट क्या करेगा, हाइबरनेट बोलेगा अच्छा तुमने परसिस्ट किया है एम्प्लॉय को, तो अब हाइबरनेट जाकर के मैपिंग फाइल को चेक करेगा कि एम्प्लॉय को भी चेक करेगा और मैपिंग फाइल को भी चेक करेगा। ये देखेगा कि एम्प्लॉय के अंदर जो फील्ड्स हैं या एम्प्लॉय एंटिटी का जो डेटा है वो मुझे किस टेबल में ले जाना है, ये तो हमने अभी बताया नहीं। एम्प्लॉय जो जो एम्प्लॉय हमने एंटिटी में, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में जो डेटा हमने बाइंड किया है उसको किस टेबल में ले जाना है, सवाल पहला यही आता है। दूसरा सवाल, अगर मैं बता भी दूं कि एक्स वाई जेड टेबल में ले जाना है, तो वो बोलेगा कि अच्छा एक्स वाई जेड टेबल में ले जाना है, पर यहाँ 4 डेटा है, तो कौन से डेटा को किस कॉलम में ले जाना है। तो ये सारी मैपिंग आपके पास जितनी भी एंटिटी होती है सबकी मैपिंग अलग से की जाती है, सबकी मैपिंग आपको अलग से करनी पड़ती है। तो अब हमें, अभी मैपिंग नहीं करे रहोगे तो ये काम आपका होगा नहीं, ये काम अभी अधूरा है। अब हमारा दूसरा काम क्या है कि अब हमें करना है मैपिंग। और हमने जैसा कि बताया कि अभी हम एक्सएमएल अप्रोच के थ्रू कर रहे हैं, तो मैपिंग भी जो होगी हमारी वो एक्सएमएल में होगी। अब जो मैपिंग की जो जो हम मैपिंग करने वाले हैं अपने एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, वो उसको ज़रूरी नहीं कि आप मेटा ANF में ही रखो, उसको जहाँ मन है वहाँ रख दो। लेकिन चूंकि पहले से persistence डॉट एक्सएमएल की एक फ़ाइल यहाँ रखी है, तो हम इसी लोकेशन पे रख देते हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको कहीं भी रख सकते हो। तो राइट क्लिक करते हैं, हम न्यू बनाते हैं और अदर पे जा करके एक हम यहाँ से XML फाइल बना लेते हैं। ठीक है, नाम इसका कुछ भी रख दो, इसका नाम ज़रूरी नहीं कि आप परसिस्टेंस ही रख दो, आप इसको एम्प्लॉय, इसका नाम एम्प्लॉय रख दो या फिर ORM रख दो, कुछ भी रख दो। मैं ORM रख देता हूँ, या एम्प्लॉय ORM भी रख सकते थे, ये आपने XML बना दिया। XML को सबसे पहले भाई, चूंकि XML इंटरनली बाद में पार्सिंग होगी, तो भाई पार्सिंग के दौरान अपने इस XML को वैलिडेट कराना पड़ेगा कि ये भाई किस पर्पस का है, क्यों है, इसके टैग्स वैलिड हैं कि नहीं है। तो उसके लिए हम एक भाई स्कीमा देते हैं, तो आप ये वाला कॉपी कर लेंगे, ये वाला आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, एंड इसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है भाई, चेंजेस ये करना है कि जैसे यहाँ पे आप ऐसा कर लो, परसिस्टेंस के जगह हम क्या लिखते हैं यार, एंटिटी या एंटिटी मैनेजर, इसको क्लोजिंग करके देखें। ठीक है, एंटिटी मैनेजर आ रहा है, चलो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं एंटिटी मैनेजर है कि क्या है। एंड दूसरा आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे परसिस्टेंस है तो आप यहाँ पे आप कर लो एक सिंपल स्लैश लगाओ और यहाँ पे ORM कर लो, दूसरी चीज़। तीसरा यहाँ भी परसिस्टेंस है तो यहाँ पे आप स्लैश लगा के ORM कर लो। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारी XML फाइल है इसका क्या पर्पस है भाई, ये भाई ऑब्जेक्ट रिलेशनल में एक ORM फाइल है, ये कोई परसिस्टेंस फाइल नहीं है। चूंकि ये ORM फाइल है तो इसका जो स्कीमा होगा, जो इसको आप मेटा डेटा बोलोगे, ये भी भाई उससे ही रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, ORM से रिलेटेड। तो थोड़ा चेंजेस है, ORM लगा दो, यहाँ ORM लगा दो, एंड परसिस्टेंस के जगह यहाँ पे ORM कर दो। इतना काम आपने कर दिया। एंड अगेन यहाँ पे एरर आ रहा है, तो एक काम करते हैं, मैनेजर हटा के देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रही है इसमें, एंटिटी मैनेजर। चलो एक बार चेक कर लेते हैं क्या अभी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मिल जाना चाहिए हमें एंटिटी मैपिंग्स। ठीक है, ये रहा एंटिटी मैपिंग्स है, तो यहाँ पे सिंपली आप एंटिटी मैपिंग्स कर देंगे, एंड क्लोज भी फिर एंटिटी मैपिंग से ही होगा, एंटिटी मैपिंग से आपने क्लोज कर देना है। ठीक है, तो देखो ये चीज़ जो है ये आप चाहो तो भाई डॉक्यूमेंटेशन में जा करके आप राइट करवा सकते हो। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा
मतलब मेरे को याद था कि क्या क्या चेंजेस करना है, तो मैंने चेंजेस कर दिया है। जो भी परसिस्टेंस है उसमें स्लैश ओ आर एम लगा दो, यहाँ पे स्लैश ओ आर एम लगा दो और ओ आर एम कर दो, एंड परसिस्टेंस की जगह क्या कर दो, एंटिटी मैपिंग, दैट्स इट। तो ये आपका भाई सबसे पहले आपने अपना स्कीमा मेटा डेटा बता दिया। अब ये आपका एक्सएमएल पार्सिंग के समय इजीली भाई उसको पता चल जाएगा एक्सएमएल पार्सर को कि भाई ये एक्सएमएल का पर्पस क्या है। अब लगाओ टैग। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको जो टैग लगाना है, यहाँ पे बहुत सारे टैग हैं, आप एंटिटी टैग लगा दिए, ठीक है। एंटिटी टैग, एंटिटी टैग में आपको ये बताना है कि भाई ये मैपिंग किसके लिए की जा रही है। तो ये मैपिंग हम कर रहे हैं एम्प्लॉय के लिए, तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, एम्प्लॉय का फुली क्वालिफाइड नेम कॉम डॉट मेन ऐप डॉट, अच्छा यार मेन ऐप के अंदर मैंने सब एंटिटी बना दिया क्या, चलो कोई बात नहीं, मेन ऐप डॉट एंटिटी डॉट एम्प्लॉय। मैंने ये पहली चीज़ बताई इसको कि भाई मैं अपने एम्प्लॉय को मैप करना चाहता हूँ। अब ये बोलेगा एम्प्लॉय को किससे मैप करना चाहते हो, ठीक है, एम्प्लॉय को किससे मैप करना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा एम्प्लॉय को इस पर्टिकुलर टेबल से मैप करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप टेबल टैग लगा करके और टेबल का नेम दे देंगे। अब देखो ये जो टैग है ना, ये ज़रूरी नहीं है टेबल टैग देना। अगर आपने मान लो आप मैपिंग कर रहे हो, ठीक है, आप मैपिंग कर रहे हो भाई एम्प्लॉय को एम्प्लॉय टेबल से, समझना ध्यान से, एम्प्लॉय को अगर आप एम्प्लॉय टेबल से मैप कर रहे हो तो आपको ये देने की ज़रूरत ही नहीं है ये वाला, ठीक है, क्योंकि आपके एंटिटी का जो नाम है वही नाम आपके टेबल का नाम है। तो हाइबरनेट ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि अच्छा यार मुझे एम्प्लॉय टेबल में ही लेके जाना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई आपके आपके आप आपके एंटिटी मतलब एंटिटी का नाम एम्प्लॉय है, लेकिन एम्प्लॉय का डेटा जिस टेबल में जाने वाला है उस टेबल का नाम एम्प्लॉय ना हो सकता है ऐसा, यस सर। है ना। तो ऐसे केस में आप ये वाला यूज़ कर लेंगे जो हमने यहाँ पे यूज़ किया, ये टेबल वाला टैग, ठीक है। तो टेबल वाले टैग में तो देखो बेस्ट ज़्यादा सही क्या है आपके हिसाब से कि भाई मतलब अ, अपने एंटिटी का नाम और टेबल का नाम सेम रखा जाए या अलग अलग रखा जाए, मतलब एक ज़्यादा सही अप्रोच क्या लगता है। सेम देखो हाँ सेम रखोगे तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग अलग लिखोगे तो फिर आपको भाई अलग से कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो बेटर ये है कि भाई सेम ही रखो। लेकिन हालांकि अब ऐसा सिचुएशन आपके सामने आ सकता है भाई, इस बात की बहुत सारी संभावना है कि ऐसा सिचुएशन आपके सामने आ जाए कि भाई एम्प्लॉय का आपको जो डेटा है वो किसी दूसरे में ही इंसर्ट करना है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आ गई तो उस सिचुएशन के लिए भाई टैग्स बना करके दिए गए हैं, तो उस हिसाब से हम इस टेबल टैग को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और इसका नाम तो हम जानबूझ के क्या करते हैं ना, इसका नाम चेंज करते हैं, हम जानबूझ के हम एक्स एम्प्लॉय करते हैं, जानबूझ के मैं कर रहा हूँ एक्स एम्प्लॉय। मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि मेरे एम्प्लॉय एंटिटी में जो भी डेटा बाइंड हुआ है वो किस में जाएगा, हाँ भाई एक्स एम्प्लॉय वो सारा का सारा एक्स एम्प्लॉय में जाएगा। अब हमें ये बता दिया, अब जो मेरा डेटा बाइंड हुआ है ये तो पक्का हो गया कि एक्स एम्प्लॉय में जाना है। लेकिन अब बारी आती है नेक्स्ट कि किसका किस में भाई, अब आपके एम्प्लॉय में तो बहुत सारे भाई डेटा है ना, तो उसके लिए अब नया टैग लगेगा, एंटिटी में ही लगेगा क्या, यहाँ पे एक टैग मिलता है ना बेसिक नाम का यार, बेसिक टैग मिलता है हमें, बेसिक टैग क्यों नहीं मिल रहा है भाई, क्या चेक करें यहाँ पे, नाम क्या हम भी भूल जाते हैं ना, काफ़ी टाइम हो जाता है तो यूज़ नहीं करते हैं तो, कन्वर्टर एम्बेडेबल, यार एक्चुअली ये हमें ना ऐसे नहीं मिलेगा, ये हमें मिलेगा एक्चुअली एंटिटी के अंदर ही जो मिलना है मिलेगा, यहाँ बाहर नहीं मिलेगा भाई, एंटिटी में ही मिलेगा। इसमें आप आ जाओ एट्रीब्यूट्स में, ठीक है, एंड एट्रीब्यूट्स में मिल जाएगा ये बेसिक टैग, ये देखो। अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि जब कॉन्फ़िगरेशन मुझे करनी हो रही है तो मुझे बहुत सारे टैग्स के नाम याद करने पड़ रहे हैं ना,
यस सर। हाँ, यस टैग्स का सर। नाम याद यस करना सर। पड़ रहा है, एट्रीब्यूट याद करना पड़ रहा है, फिर मैं कभी कभी अब काफ़ी टाइम हो गया भाई। लास्ट टाइम मैंने लास्ट बैच में पढ़ाया था, एक ज़माना हो गया एडवांस जावा, मतलब करीब 1 महीने का करीब गैप हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि अगर आपकी चीज़ें प्रॉपरली अगर एक थोड़ा गैप हो जाए ना, तो आप थोड़े से टैग्स को, थोड़े से एट्रीब्यूट्स को भूलने लगते हो। एक कॉमन चीज़ है, कॉमन प्रॉब्लम है। इन्हीं वजह से ना एनोटेशन बहुत फेमस हुआ। एनोटेशन बहुत इजी है ना, उसमें कुछ नहीं करने का है भाई। अभी उसकी मैपिंग हमको दिखाएंगे, एक लाइन में 2 लाइन में मैपिंग हो जाएगी उसकी, बट वो डिसेंट्रलाइज नहीं होगा, ध्यान रखना। तो अभी मैं जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, तो एट्रीब्यूट्स मतलब मैंने क्या बताया भाई ओ आर एम एक्सएमएल में कि भाई एम्प्लॉय एंटिटी का डेटा आपको इस एक्स एम्प्लॉय टेबल में ले जाना है, पहली चीज़। एंड देन हमने बताया है कि उसके एट्रीब्यूट्स हैं कुछ, जैसे क्या एट्रीब्यूट्स है भाई, जैसे बेसिक टैग में अब आप एट्रीब्यूट्स देंगे। अच्छा, एक एक और चीज़, एट्रीब्यूट्स भी कई दो तरीके के होंगे आपके। एट्रीब्यूट्स मतलब मैं बात कर रहा हूँ इन फील्ड्स की, या मैं बोल रहा हूँ कि कॉलम्स की। और कॉलम्स की भी दो कैटेगरी हो जाएंगी यहाँ पे। एक कॉलम होगा आपका प्राइमरी की का, प्राइमरी की, और एक हो जाएगा अदर, जो प्राइमरी की नहीं है। ठीक है, दो तरीके के होंगे आपके पास यहाँ पे। जो भी आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो उसमें एक प्राइमरी की होगा और दूसरा फिर प्राइमरी की नहीं होगा, ऐसा सीन होगा। तो एट्रीब्यूट्स में आपकी जो फील्ड है इसमें आपकी प्राइमरी की कौन सी है, ये आपको यहाँ बताना पड़ेगा। तो प्राइमरी की के लिए अलग टैग लगेगा, आईडी टैग, और ये बेसिक टैग बेसिक फील्ड के लिए। तो चलिए, तो कितने भाई बेसिक हमारे पास फील्ड हैं, 3, और एक प्राइमरी की होती है। तो एक आईडी टैग लग गया और एक बेसिक टैग लग, 3 बेसिक टैग लग गए। अब इसमें हम अपने एम्प्लॉय के फील्ड का नाम देंगे, जो कि हमारा क्या था, ई आई डी। तो मैं बोलूँगा कि देखो भाई, इतना तो पक्का हो गया कि एम्प्लॉय का बाइंड हुआ डेटा एक्स एम्प्लॉय टेबल में ले जाना है। अब मैं बता रहा हूँ कि एम्प्लॉय के ई आई डी फील्ड का डेटा जाएगा इस कॉलम में। यहाँ पे कॉलम टैग मिलेगा, एंड यहाँ पे आपको नेम एट्रीब्यूट मिलेगा। मैं बोलूँगा कि ईआईडी का जो डेटा है वो जाएगा आईडी में। मतलब टेबल के कॉलम का नाम आईडी है और फील्ड का नाम ईआईडी है, तो ईआईडी का डेटा आईडी में। ये कॉलम भी क्या है, ऑप्शनल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्शनल, ओपी जहाँ लिख रहा हूँ समझ जाना ऑप्शनल है। ठीक है, और ये भी जो हमारा है ना, ये टेबल वाला, ये भी ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल क्यों है भाई, ये कॉलम वाला, अगर अगर आपके टेबल के कॉलम का नाम ईआईडी है तो कॉलम नेम अलग से स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपके टेबल का नाम एम्प्लॉई होता तो अलग से टेबल का नाम आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह अगर आप ये कॉलम नहीं देंगे तो हाइबरनेट ये समझेगा कि मुझे ईआईडी का डेटा ईआईडी नाम के कॉलम में डालना है। समझिए बात को, ठीक है। लेकिन मैं जानबूझ के अलग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सारे टैग्स आपको दिखाने हैं। ठीक है, हालांकि बेस्ट तो यही रहता है कि भाई सेम सेम रखें। आईडी हो गया। देन दूसरा हमारे पास ई नेम है। ई नेम भाई एक बेसिक है, प्राइमरी की नहीं है। तो ई नेम का डेटा आपको कहाँ ले जाना है, ई नेम का आपको डेटा ले जाना है नेम इज इक्वल टू कॉलम का नेम, मैं नेम कर दे रहा हूँ जानबूझ के। ठीक है, हालांकि मेरे पास अभी कोई टेबल है नहीं, अभी देखना कमाल आगे। देन आगे मैं बोलूँ कि ई एड्रेस का डेटा जो है वो मेरा जाएगा एड्रेस कॉलम में। और सारे सही जा रहे हैं ना अपने, एंड कॉलम कॉलम, एंड चौथा क्या था, ई सैलरी। स्पेलिंग सही होनी चाहिए भाई, ई सैलरी का डेटा मेरा जाएगा कॉलम सैलरी में, कुछ इस तरीके से। तो ये देखो भाई, इसी को बोलते हैं मैपिंग। समझ में आई मैपिंग का मतलब अभी आप लोग को? यस सर। ये सिंपल यस सी सर। मैपिंग है। अब आपने मैपिंग कर दी। अब जैसे ही आप, जैसे मतलब आपने क्या किया, आप यहाँ पे एक बार चेक कर लें सब कुछ ठीक है ना। एट्रीब्यूट्स, यहाँ एक स्पेस हटाते हैं, स्पेस से वैसे कोई मत गलती नहीं है, बस मैं रीडेबिलिटी के लिए।
तो अब यहाँ पे जैसे ही आपने क्या किया भाई, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री के पास गए, ठीक है, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री ने अपनी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स को रीड किया, कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स रीड करके आपको एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट दिया, आपने अपना डेटा लिया, ऑब्जेक्ट में बाइंड किया, और आपने जैसे ही परसिस्ट किया अब वो मैपिंग चेक करेगा। बट मैपिंग चेक करेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए भाई हमारे हाइबरनेट को पता है कि भाई मैपिंग कहाँ पे की गई है? कहीं हमने बताया है कि मैपिंग भाई हमने इस प्लेस पे की है? नहीं सर। हमने मैपिंग तो कर दी है orm.xml में, जैसे कि हमने एक कॉन्फ़िगरेशन किया है persistence.xml में, तो यहाँ बताया है ना, नाम दिया है ना। और हाइबरनेट का ये बेसिक मतलब डिफ़ॉल्ट फीचर है कि भाई वो मेटा इनफ में जाके persistence को खोजेगा, बाकी नाम हमने दे दिया है, persistence यूनिट का नाम हमने दे दिया है, ठीक है। लेकिन orm.xml इसके साथ तो ऐसा कोई कन्वेंशन है नहीं कि जाके खोजेगा, तो आपको भाई बताना पड़ेगा। कहाँ बताओगे? अपने persistence.xml में ही बताओगे, यहीं आपको बताना पड़ेगा। कैसे बताओगे भाई? persistence यूनिट के अंदर ही आपको एक एक आपको टैग मिल जाना चाहिए, मिल ही जाएगा। यहाँ पे मैपिंग टैग मिलता है यार, ये रहा ना मैपिंग फाइल। ये आपने मैपिंग फाइल टैग लगा दिया। कहाँ है मैपिंग फाइल? एसआरसी के अंदर का लोकेशन आप देंगे। तो ये है भाई मेटा आई एन एफ, मेटा हाइफन आई एन एफ स्लैश ओ आर एम डॉट एक्सएमएल, ये आपने दे दिया। सारा काम डन है भाई। जब वो कॉन्फ़िगरेशन लोड करेगा, तो हमने बताया था शुरू में कि भाई एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री पूरा मैपिंग को भी चेक करता है। तो एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री को मैपिंग की भी नॉलेज हो गया, और कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स जो है डेटा डीबी कॉन्फ़िग हमने वो भी दे दिया, डीबी कॉन्फ़िग से कनेक्शन रेडी हो गया। और जब परसिस्ट आप मारोगे, तो अब हाइबरनेट क्या करेगा? क्योंकि उसको पहले से पता है मैपिंग, तो वो एम्प्लॉय का डेटा एक्स एम्प्लॉय टेबल में डालेगा, उसके कॉलम्स को एज पर मैपिंग सेट मार देगा। आई बात समझ में? पूरा गेम खेल समझ में आ रहा है सारा? यस सर, क्लियर है। है ना? तो ये है भाई, देखो पूरा गेम। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शनल है, जितने भी कॉलम्स, कॉलम टैग और ये टेबल टैग, ये ऑप्शनल है, ठीक है। इनको लगाओ चाहे मत लगाओ, नहीं लगाओगे तो फिर सेम नाम में ही इंसर्ट करेगा। अच्छा, अब भाई डेटा तो तब इंसर्ट होगा ना जब मेरे पास टेबल मौजूद होगा। तो जैसे जेडीबीसी वगैरह में भी हमने देखा था, हम टेबल पहले बनाते थे। हाइबरनेट पढ़ रहे हैं तो कम से कम भाई थोड़ा तो इजी होना चाहिए। तो हाइबरनेट के अंदर टेबल भाई ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, आपको टेबल बनाने की ही ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही कमाल का फीचर है हाइबरनेट का, कि हाइबरनेट में आपको टेबल ही नहीं बनाना है, टेबल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। कैसे बनेगा भाई टेबल ऑटोमेटिकली? तो टेबल बनाने के लिए आपको यहीं पे परसिस्टेंस यूनिट के अंदर ही कुछ प्रॉपर्टी देना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आप टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट करवा सकते हो, टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। क्या प्रॉपर्टी है भाई? आप एक प्रॉपर्टी टैग लगा लें, नेम दे एच बी एम टू डी डी एल, एच बी एम टू, सॉरी हाइबरनेट डॉट लगेगा ना? हाँ बोलिए, कोई डाउट है? सर हमने मगर ये इसको मत बताइए कौन सा ये है एसक्यूएल का ये क्लास, ये एसक्यूएल का स्कीमा कौन सा है? हाँ वो बताएंगे ना अभी, अभी बताएंगे, अभी तो उस पर आएंगे हम धीरे धीरे। तो हाइबरनेट डॉट एच बी एम टू डी डी एल डॉट डायलेक्ट की बात कर रहे हो ना आप? यस सर। हाँ हाँ, बता, उसकी बात करेंगे। तो एच बी एम टू डी डी एल ऑटो, ये एक प्रॉपर्टी है। अब एच बी एम टू डी डी एल ऑटो जो प्रॉपर्टी है, एच बी एम टू डी डी एल, इसका मैं भाई लिख देता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, आपके नोट्स में रहेगा ये वाले। एक प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी, ये है आपका हाइबरनेट, हाइबरनेट डॉट एच बी एम टू डी डी एल, ठीक है, एच बी एम टू डी डी एल डॉट ऑटो।
अब इसकी भाई दो प्रॉपर्टीज़ हैं होती हैं, एक होती है क्रिएट CREATE और एक होती है अपडेट UPDAT। अगर आप HBM2 DDL ऑटो की अगर प्रॉपर्टी आप क्रिएट कर देते हो, तो जितनी बार आप अपने एप्लीकेशन को रन करोगे, इट मीन्स कि जितनी बार एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री आपके कॉन्फ़िगरेशन को लोड करेगा, उतनी बार आपका टेबल दोबारा से क्रिएट होगा। मतलब मान लो कि अभी टेबल नहीं है, मैंने प्रोग्राम रन किया तो मेरा एम्प्लॉय टेबल ऑटोमेटिकली बनेगा। एम्प्लॉय टेबल कैसे बनेगा भाई, मतलब किस नाम का टेबल बनेगा? वो मैपिंग के हिसाब से। तो मैपिंग में हमने टेबल का नाम क्या दिया था? एक्स एम्प्लॉय। तो एक्स एम्प्लॉय नाम का टेबल ऑटोमेटिक, मतलब मैपिंग, जो भी मैपिंग आप दिए होगे हर मैपिंग का टेबल बन जाएगा। एक्स एम्प्लॉय बन जाएगा, जिसके अंदर हमने कॉलम्स क्या क्या दिए थे? आईडी, नेम, एड्रेस और सैलरी। तो ये टेबल बन जाएगा। और अगर आप अपने प्रोग्राम को दोबारा रीरन करोगे, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री दोबारा से रिफ्रेश होके कॉन्फ़िगरेशन को लोड करेगा, तो ये जो टेबल आपका बना हुआ है, ये टेबल ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप एंड देन अगेन न्यू क्रिएट होगा। अब ये बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे होते हो तो आप हर बार कुछ नई चीज़ें ऐड करते हो। कभी कभी कॉलम ही नया ऐड कर देते हो, कभी कॉलम घटा देते हो, या कॉलम नहीं घटा बढ़ा रहे हो तो डेटा को आप कभी डिलीट करते हो, कभी नया डेटा डालते हो। टेस्टिंग के दौरान ये बहुत काम की चीज़ है, टेस्टिंग के दौरान। लेकिन जब आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए और आप क्लाइंट को हैंड ओवर करने वाले हैं, तो क्रिएट को हम अपडेट कर देते हैं। अपडेट प्रॉपर्टी में क्या होता है कि टेबल जब नहीं होता है तो न्यू टेबल क्रिएट होता है, और टेबल अगर ऑलरेडी मौजूद होता है तो कुछ नहीं भाई, ड्रॉप नहीं होता है, सिर्फ क्रिएट होगा, ड्रॉप नहीं होता है। तो हाँ, क्रिएट में क्या होता है, क्रिएट कर दोगे तो एवरी टाइम वो न्यू फ्रेश टेबल क्रिएट करेगा, और फ्रेश टेबल तभी क्रिएट कर सकता है जब पुराना अगर मौजूद हो तो डिलीट करे। लेकिन अपडेट में फ्रेश टेबल क्रिएट नहीं होता, एक ही बार टेबल क्रिएट होगा एंड देन फिर उसमें आप डेटा इंसर्ट करिए, रीड करिए, जो भी कीजिए, रीरन कीजिए, कुछ भी कीजिए, नया टेबल क्रिएट नहीं होगा। मतलब अपडेट टेबल तभी क्रिएट होगा जब हमारे पास टेबल मौजूद ना हो, इफ नॉट अवेलेबल। इफ नॉट अवेलेबल, अवेलेबल नहीं है तो क्रिएट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये भाई प्रोडक्शन के लिए सही है या टेस्टिंग के लिए सही है? ठीक है, तो अभी के लिए हम इसकी प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसके हमने, या हम अपडेट कर देते हैं। चलो, आप क्रिएट करके देख सकते हो, या चलो यार मैं क्रिएट ही करके दिखा भी दूंगा आपको, क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अब हमारा टेबल भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। अब तो वो सारा काम हाइबरनेट सब कर रहा है। अब आप बोलोगे यार बहुत काम तो करना पड़ रहा है, इतना कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ रही है। भाई एक ही बार ना करोगे, और ये भी शॉर्ट हो जाएगा अभी। ठीक है, तो एक बार डिसेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन आपने कर दिया, persistence डॉट XML में एक बार कर दिया। अब आपको अगर कोई भाई डेटा इंसर्ट करना है तो आपको यही तो इतना लिखना है बस। ये तो कनेक्शन की डिटेल है, एक बार आप लिख दिए, पढ़ा है। तो जो बार बार फ्रिक्वेंट काम करना है, क्या करना है भाई, आप एंटिटी मैनेजर को गेट कीजिए और सेव मार दीजिए, ख़त्म। ठीक है, तो काफ़ी काम आसान हो गया, आपको एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखनी पड़ी, आपको टेबल नहीं क्रिएट करना पड़ा। टेबल बनेगा किस हिसाब से? इस ORM.XML के हिसाब से बनेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ये आपकी आईडी टैग है, तो भाई आईडी नाम का कॉलम प्राइमरी की बन जाएगा। एक्स एम्प्लॉय नाम का टेबल बनेगा जिसमें आईडी प्राइमरी की हो जाएगी। नेम भी बनेगा, ये वैरकेर बनेगा। अब आप चाहते हैं कि भाई वैरकेर की लेंथ कितनी हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट 255 लेता है आई थिंक। आप इसको यहाँ चेंज कर सकते हैं, यहाँ लेंथ एट्रीब्यूट आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे भाई 100 कर दें, तो जो टेबल क्रिएट होगा वो 100 लेंथ का क्रिएट होगा। आप ईमेल वीमेल डालें, कोई यूनिक वगैरह करना चाहते हैं भाई यूनिकनेस के लिए, तो यूनिक की वैल्यू ट्रू कर दीजिए, तो वो टेबल में यूनिक वाली प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, कॉमन ही लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं अभी नहीं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग फिलहाल। तो ये हमारी मैपिंग हो गई, ये हमारी सारी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है, और हाइबरनेट हमारी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन को जब रीड करेगा तो उसको मैपिंग की जानकारी भी हमने यहीं से दे दी। एंड देन जैसे ही हम परसिस्ट करेंगे, जैसे ही हम परसिस्ट करेंगे हमारा, अच्छा टेबल कब क्रिएट होगा? परसिस्ट चलाने पे नहीं, टेबल
एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री जो है वो जैसे ही देखेगा ना, जैसे ही देखेगा कि अरे भाई साहब यहाँ पे तो भाई पूरी मैपिंग है और यहाँ पे बोला गया है कि भाई टेबल क्रिएट करना है, तो परसिस्ट वर्सिस्ट करिए बाद में, टेबल आपका पहले ही क्रिएट हो जाएगा। सारा कनेक्शन रेडी होना, मैपिंग के हिसाब से जो काम पहले किया जाना है वो सब रेडी हो जाएगा। इट मीन्स कि टेबल वेबल आपका सब क्रिएट हो जाएगा। अब आप कीजिए परसिस्ट। अब यहाँ पे एक मैटर और आता है। वो मैटर क्या है भाई? वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। मैटर ऐसा है कि ठीक है भाई, आपका डेटाबेस है, आपका उसमें टेबल क्रिएट होना है, ठीक है, ये आपका डेटाबेस है, ठीक है, आपका डेटाबेस है, ये आपका टेबल है, और ये पूरा आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, माई एसक्यूएल। अब सवाल ये है कि भाई माई एसक्यूएल के अंदर अगर हाइबरनेट के थ्रू टेबल बन रहा है तो भाई कैसे बन रहा है? क्योंकि समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि माइस्क्वेल का कोई रिश्तेदारी थोड़ी है हाइबरनेट से कि हाइबरनेट बोल दे तो हम बना देंगे। माइस्क्वेल सख्त है भाई, उसको एसक्यूएल ही चाहिए, उसको एसक्यूएल ही चाहिए। टेबल अगर बन रहा है ना तो इसका मतलब है कि हाइबरनेट मेरे लिए एसक्यूएल राइट कर रहा है, मैपिंग देख करके उसके हिसाब से एक एसक्यूएल लिख करके फिर मेरा टेबल बना रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो हाइबरनेट ऑटोमेटिकली कोई भी काम कर रहा है, अगर डेटाबेस में टेबल बना रहा है या टेबल डिलीट कर रहा है या अल्टर कर रहा है या टेबल से डेटा रीड कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है, अपडेट कर रहा है, डिलीट, कुछ भी ऑपरेशन कर रहा है हाइबरनेट अगर डेटाबेस में, तो सबके लिए वो एसक्यूएल ही लिखता है। वो एसक्यूएल हम देख भी सकते हैं। वो एसक्यूएल आपको देखना है कि हाइबरनेट मेरे लिए क्या एसक्यूएल लिख रहा है, तो आप देख भी सकते हैं। ठीक है, वो कैसे देखेंगे? शो एसक्यूएल की प्रॉपर्टी आपको यहाँ मिल जाती है, एक हाइबरनेट डॉट शो अंडरस्कोर एसक्यूएल, ठीक है, शो अंडरस्कोर एसक्यूएल, इसकी प्रॉपर्टी आप ट्रू कर देंगे, ठीक है, ट्रू कर देंगे तो अब हाइबरनेट आपके लिए क्या एसक्यूएल क्वेरी लिखेगा ये आपको पता चलेगा। अच्छा, अभी भी एक मैटर बचा है। अब क्या मैटर बचा है भाई? इतनी सारी बात तो हो गई, एक मैटर ये बचा है कि हाइबरनेट जब मेरे लिए एसक्यूएल क्वेरी लिखता है, ये पता चला, तो भाई वो मेरे माइस्क्यूएल के किस वर्जन के हिसाब से लिखता है। आई एम यूजिंग माइस्क्यूएल 8 और वॉट, मैं कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ, किस वर्जन के हिसाब से मुझे भाई सुइटेबल क्वेरी लिखवानी है, हाइबरनेट को आपको वो भी बताना पड़ेगा। ठीक है, डाय जिसको हम लोग बोलते हैं डायलेक्ट, डायलेक्ट अगर नहीं भी दोगे तो भी काम हो जाता है, लेकिन डायलेक्ट देना एक अच्छा रिकमेंडेड अप्रोच है, क्योंकि अगर आप कोई पुराना माइस्क्वेल वगैरह का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो माइट भी हाइबरनेट, अगर आप लेटेस्ट मान लो यूज़ कर रहे हैं, माइस्क्वेल आपका डेटाबेस बहुत पुराना है, आप उसको स्विच नहीं कर सकते ड्यू टू सम सिक्योरिटी और लिगेसी फीचर, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, हाइबरनेट को बताना होगा कि भाई तुम इस वाले वर्जन के हिसाब से भाई क्वेरी लिखना। तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी देते हैं जिसको बोला जाता है डायलेक्ट, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी और, तो ये सब ऑप्शनल प्रॉपर्टी है भाई, ये नहीं बताओगे टेबल नहीं क्रिएट होगा, ये नहीं दोगे एसक्यूएल नहीं दिखेगा, ये नहीं दोगे तो भाई बाय डिफ़ॉल्ट आपके करंट जो भी है जिस हाइबरनेट जिस वर्जन पे काम करे उससे कंपैटिबल जो माई एसक्यूएल की क्वेरी है उस पर लिख देगा, माई एसक्यूएल 8 वगैरह में लिख देगा। ठीक है, तो ये तीनों कंपनी कनेक्शन के लिए ये ज़रूरी हैं। ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हम एक्स्ट्रा हाइबरनेट के फीचर्स को इनेबल कर रहे हैं। तो org.hibernate डायलेक्ट डॉट माइस्क्वेल डायलेक्ट आप यहाँ पे दे देंगे। ये सब चीज़ें आप भाई, चैट जीपीटी का ज़माना है तो चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। पहले तो मान लो कि हम लोग के समय तो ऐसा था कि चैट जीपीटी वीपीटी था नहीं, तो स्टैक ओवरफ्लो पे जाके देख रहे हैं या फिर गूगल कर रहे हैं, दिक्कत होती थी। अभी तो आप जाके सीधे लिखोगे भाई डायलेक्ट दे दो, लिख के दे देगा आपको। ठीक है, ईजी होगी चीज़ें। तो rg.hibernate.dialect, डायलेक्ट स्पेलिंग LECT होगा ना, डायलेक्ट डॉट माई एसक्यूएल, मैं बोलूँगा माई एसक्यूएल 8 भाई, है ना, माई एसक्यूएल 8 डायलेक्ट, ये हमने दे दिया। बस इसमें वैल्यू वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, एक्चुअली ये खुद वैल्यू है, मैंने नेम क्यों लिखा हुआ है।
ठीक है, और ये हटा देंगे आप। ठीक है, एंड नेम क्या हो जाएगा यार फिर इसका? अच्छा, नेम हाइबरनेट डायलेक्ट हो जाएगा ना, वैल्यू तो ये हो गई। और नेम हम कर लेते हैं, यहीं से कॉपी कर लेते हैं, हाइबरनेट डायलेक्ट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको दे देना है। ठीक है, ये आपने प्रॉपर्टीज़ दे दिया, अभी आपका सारा काम हो चुका है। अब देखिए हाइबरनेट का पावर। अब इसको क्या बोल लेंगे हम, ये भाई मतलब कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ हो गई, हमने सारी चीज़ें लिख दी। अब हाइबरनेट इन मेरे कोड को खुद लेकर के अपने हिसाब से मैनेज करेगा, कॉल करेगा। हम कोई लाइब्रेरी को कॉल नहीं कर रहे हैं, हाइबरनेट मेरी सारी कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के और अब एक्शन परफॉर्म करेगा। देखिए हाउ। सो अब मैं अगर यहाँ पे आऊँ, राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करता हूँ, तो गाड़ी चली पर बड़ी जल्दी रुक गई। क्या नाम है भाई इसका? बोल रहा है क्रिएट टेबल नहीं कर सकता। ये टेबल क्यों नहीं कर सकता भाई? क्योंकि कुछ लफड़ा है आई थिंक। कनेक्शन तो हमें प्रॉपर मिल रहा था पर इसने टेबल नहीं क्रिएट किया है ना। नो डेटाबेस सेलेक्टेड। ओके, देखो आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है ना तो कंसोल से ही काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है। थोड़ा अगर आप देखोगे, सबसे पहले देखो मैं तरीका बता देता हूँ। क्योंकि जो कंसोल में जो एक्सेप्शंस आते हैं ना, वो ट्रैक ट्रेस करके आते हैं, वो पूरे ट्रेसिंग करके एक्सेप्शन देता है। तो आपको सबसे पहले की क्या है कि सबसे फर्स्ट एक्सेप्शन आप जा करके देखें। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पहला एक्सेप्शन यहाँ रेज हुआ। तो यहाँ पे आपको बताया कि भाई DDL ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट वाया JDBC, मतलब ये पहले ड्रॉप करना चाह रहा है क्योंकि हमने प्रॉपर्टी क्या लगाई थी, हमने प्रॉपर्टी लगाई थी अब क्रिएट। तो क्रिएट में पहले टेबल अगर भाई चेक करता है, ड्रॉप करने का चेक करता है, भाई है ही नहीं एक्स एम्प्लॉय हमारे पास। अब उसके बाद फिर यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, अब हमें पता नहीं चला यार क्या दिक्कत आई। तो थोड़ा सा नीचे आकर अगला एक्सेप्शन देख लो, अगर यहीं क्लियर हो जाए तो यहीं देख लो। अगले में बोल ही दिया भाई नो डेटाबेस सेलेक्टेड, डेटाबेस सेलेक्ट ही नहीं किया आपने। तो भाई डेटाबेस, हमारा डेटाबेस का नाम क्या था? HBN। तो HBN हमने persistence डॉट XML में दिया है? नहीं दिया है, ये इतना ही छोड़ दिया था। तो डेटाबेस तो दोगे ना भाई, यहाँ पे /HBN ये दे दो आप। तो जैसे ही /HBN आपने दे दिया, अब आप अगर आकर रन करोगे तो आप देखो काम। ठीक है, तो देखो पहले ड्रॉप की क्वेरी चली है और फिर क्रिएट टेबल की क्वेरी चली है। ये कमाल की चीज़ है, टेबल आपके लिए क्रिएट हुआ होगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रेश कर लो एंड एरो बन गया, एक्स एम्प्लॉय बन गया। यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करोगे तो डेटा नहीं आया। अब क्यों नहीं आया इसका मैटर मैं आपको बताता हूँ। टेबल बन गया भाई, मस्त आपकी, आप हाइबरनेट ने आपके लिए टेबल भी बनाया, क्वेरी वेरी लिख की, सब काम कर दिया। सेशन ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है, मतलब कनेक्शन भी मिल रहा है भाई। पर डेटा क्यों नहीं गया? अब डेटा क्यों नहीं गया मैं आपको यहाँ बताता हूँ। डेटा इसलिए नहीं गया क्योंकि हाइबरनेट जो है ना, वो एंटरप्राइज एप्लीकेशन को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। एंटरप्राइज एप्लीकेशन में, ठीक है, एंड एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन। और एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता है कि हम कोई डेटा पुश करें और घट से घुस जाए। भाई यहाँ पे कमिट रोल बैक वाला सीन होता है, मतलब कोई डेटा इंसर्ट हो रहा है, कोई डेटा रीड हो रहा है, सॉरी सॉरी, बेसिकली नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन में होता है ये। नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन, रीड नहीं ना, गलती से मैं बोल दिया, नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन। जैसे आप डेटा को इंसर्ट कर रहे हो मान लो, ठीक है, या अपडेट कर रहे हो, ठीक है, या डिलीट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई डेटा डिलीट किया तो इमीडिएटली डेटाबेस से डिलीट हो गया। ऐसा नहीं होगा, इमीडिएटली नहीं होगा वो। आपको भाई डेटाबेस पे जब परफॉर्म करोगे तो आपको ये बोलेगा हाँ भाई सब कुछ ठीक है, क्या मैं कर दूं? तो जब आप बोलोगे ना हाँ भाई उस चेंजेस को कमिट कर दो, तब होता है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं, कमिट रोल बैक करने को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट।
बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको लगेगा अरे छोटा सा कमिट तो चला रहे हैं, भाई इसका पावर आपको मैं प्रोजेक्ट में दिखाऊंगा। इसके ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट नहीं होने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है प्रोजेक्ट में, आपको समझ में आएगा। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें रिजल्ट तो मिल जाता है, लेकिन एक्चुअल में रिफ्लेक्ट हम नहीं करते हैं। उसके बाद हम कोई दूसरा काम परफॉर्म कर सकते हैं, एंड देन अगर ये दूसरा काम भी हो गया तो पहले वाले काम को हम कमिट कर दें। एग्जाम्पल के तौर पे आपके फ़ोन से पैसा डिडक्ट हुआ और दूसरे के फ़ोन में पहुंच गया, आपके फ़ोन से निकला और दूसरे के फ़ोन में पहुंच गया, तो ट्रांजैक्शन 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, तो मैं होल ऑपरेशन को कमिट कर दूंगा, हाँ भाई 1 से निकालो और 2 में डाल दो। लेकिन अगर 1 से निकला और 2 में नहीं गया तो मैं क्या 1 को अंडू करूंगा? 1 से निकला 2 यस में सर। नहीं गया तो 1 को अंडू करूंगा, तो यहाँ रोल बैक कर दूंगा। तो इसी को तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट बोलते हैं। तो कई बार हम प्रोजेक्ट में ऐसा काम करने वाले, एक जगह फाइल अपलोड करेंगे ना, तो वहाँ पे एक काम ऐसा करेंगे, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो ये कमिट रोल बैक से होता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई डायरेक्ट आपका जैसे जेडीबीसी में भी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको डिफ़ॉल्ट जो तरीका है उसको छोड़ के सेट कनेक्शन में एक मेथड आता है, कॉन कॉन कनेक्शन, मान लो कनेक्शन कॉन वेरिएबल में आपने होल्ड किया है, तो कॉन डॉट सेट ऑटो कमिट को फॉल्स कर दो, तो वहाँ भी हो जाता है। लेकिन वही बात है, उसमें हम क्यों भाई इतना घुसते हैं, हमें भाई जब चीज़ें पढ़नी है तो हम हाइबरनेट पढ़ें, ठीक है। बेसिक हमने जेडीबीसी आपको बताया हुआ अच्छे से। तो अब हमें ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, तो ये मतलब ऐसा नहीं है, देखो मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, हालांकि इसका तो कुछ रिटर्न टाइप है नहीं ना, ये तो वॉइड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर सिस आउट करूँ, मैं आपको बताता हूँ, इंसर्टेड, ठीक है, एंड राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करूँ, तो आप देखो इंसर्टेड आ रहा है, कोई एक्सेप्शन नहीं आ रहा है, मतलब काम तो सब कुछ ठीक हुआ है, लेकिन मैं चेंजेस तब तक रिफ्लेक्ट नहीं करूंगा जब तक आप भाई इंश्योर नहीं कर दो, जब तक आप चेंजेस को कमिट नहीं कर दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें चेंजेस को कमिट करना पड़ेगा। उसके लिए ट्रांजैक्शन को बिगिन और कमिट करने वाला काम है छोटा सा, वो कैसे होगा, एंटिटी मैनेजर डॉट गेट ट्रांजैक्शन, आपको ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट यहाँ से मिल जाएगा, एंड ट्रांजैक्शन को आप यहीं पे बिगिन कर दें, स्टार्ट कर दें कि हाँ भाई मेरा काम यहाँ से शुरू हो रहा है। आप नीचे भी कर सकते थे, यहाँ पे परसिस्ट से पहले कहीं भी करना है आपको, ठीक है। ट्रांजैक्शन को परसिस्ट करने से पहले कहीं भी बिगिन करना, मैं ऊपर ही कर देता हूँ, बिगिन कर दिया, और जैसे ही आपका डेटा परसिस्ट हो जाए आप उसको कमिट कर दो, कमिट, दैट्स इट। तो ये आप जैसे ही आपने कमिट कर दिया, अब आप रन करो, देखो डेटा आपका जाएगा। तो इंसर्ट हुआ, इंसर्ट की क्वेरी वेरी चली, देखो मस्त क्वेरी चली एकदम, प्लेस होल्डर के साथ है ना, पोजिशन पैरामीटर्स के साथ चलिए एकदम प्रॉपर, एंड यहाँ पे आओ एंड रिफ्रेश करो, ये देखो आ गया। तो अब कितना आसान हो गया ना डेटा इंसर्ट करना। अब आपको ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग समझ में आया होगा, अपने डेटा को ऑब्जेक्ट में डाल के परसिस्ट मारो, बाकी सब हाइबरनेट देख लेगा, हो जाएगा अपना मैपिंग, मैपिंग में उसके हिसाब से अपना कर देगा। टेबल देखते हैं कि लेंथ 100 बनी है, तो टेबल क्या हमारे हिसाब से क्रिएट हुआ है, तो इसके लिए टेबल कहाँ से, यहाँ पे आप एक कैसे देखोगे भाई टेबल को, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके ना, नहीं आई नहीं, ये जो सेटिंग का बटन है इस पे आ जाएगा, एंड यहाँ पे देखो नेम को वेरकर 100 है, ठीक है, मतलब कि टेबल भी हमारे हिसाब से ही बिल्कुल हाइबरनेट ने क्रिएट किया है, तो ऑटोमेटिक टेबल भी क्रिएट हो रहा है और ऑटोमेटिक आपका डेटा भी इंसर्ट हो रहा है, सब कुछ ईजी हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमें और भी काम करना है, जैसे हमें रीड भी करना है, अपडेट भी करना है, डिलीट भी करना है, लेकिन वो हम करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि पहले आप इतना काम कर लें, देन हम अपने नेक्स्ट सेशन में वो काम करेंगे। अभी बहुत सारा काम करना है हमें, हाइब्रिड अप्रोच को भी देखना है, प्योर जावा अप्रोच की भी देखना है, लेकिन मज़ा तभी है जब आप इतनी अंडरस्टैंडिंग करके अगले सेशन में आए, ठीक है। तो आज के लिए कहानी हम यही समाप्त करते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे।